गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 483 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, आज डेट है 3 जून 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जियोग्राफी के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन? धारणीय विकास यानी सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं इसको। प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। तो धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ठीक है। सतत विकास यानी जो प्रकृति में अभी चीज़ें मौजूद हैं उनका जो है इस तरह से यूज़ करना है अपने को कि अपना भी काम चल जाए और जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी कुछ बच जाए। ठीक है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, पीने का पानी, ये सब चीज़, पेड़ पौधे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? इनको एग्जैक्ट डेट के साथ पता होना चाहिए आपको कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, वन संरक्षण अधिनियम कब आया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उपबंधों के अंतर्गत वन्य जीवों के शिकार को और वाणिज्यिक शोषण के विरुद्ध, ठीक है, विधिक सुरक्षा दी गई है। वन्य जीवों को शिकार और वाणिज्यिक शोषण के विरुद्ध जो है कानूनी सुरक्षा प्राप्त है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन, ठीक है, स्वीडन में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस 1972 के परिणाम स्वरूप हुआ। ये डेट तो वही वाली है जो अभी देखिए हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाली। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है ना वो केन्या के नैरोबी में है। केन्या के नैरोबी में या स्विट्जरलैंड के ग्लांड में? स्विट्जरलैंड के ग्रांड में IUCN का है, इसका केन्या के नैरोबी में। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है जो वैश्विक पर्यावरण कार्यसूची यानी एजेंडा का निर्धारण करता है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी। इसका मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एक बार फिर से 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल का गठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने मिलकर किया। दूसरा स्टेटमेंट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरण निरीक्षण और परीक्षण के लिए अंतर सरकारी तरीकों द्वारा समन्वय के लिए उत्तरदायी है। पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरणीय निरीक्षण और परीक्षण के लिए अंतर सरकारी तरीकों के द्वारा समन्वय के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो सी हो गया इसका भी आंसर। IUCN की स्थापना कब हुई थी? IUCN की स्थापना हुई थी 1948 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लांड में। तो IUCN पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाला विश्व का सबसे बड़ा और पुराना संगठन है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुई थी। इसकी पहली बैठक में दुनिया के 18 देशों के सरकारी प्रतिनिधियों ने, 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाले 107 राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। ठीक है, जिनको NGOs वगैरह बोलते हैं। देखिए इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लांड शहर में अवस्थित है और इसका मूल लक्ष्य ऐसे विश्व का निर्माण करना है जहां मूल्यों और प्रकृति का संरक्षण हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में या किस क्षेत्र में जियोथर्मल ऊर्जा के स्रोत ही नहीं है? भूतापीय ऊर्जा के स्रोत नहीं मिलते, कहाँ पर नहीं पाए जाते?
गोदावरी डेल्टा में तो पाए जाते हैं, गंगा डेल्टा में नहीं पाए जाते, हिमालय में है, पश्चिमी तट पर है। तो देखिए गंगा घाटी में जो है, गंगा डेल्टा में भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी के स्रोत नहीं है। भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। यह भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है, और इसको जियोथर्मल एनर्जी भी कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा को ग्रीक धातु का शब्द जियो से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी, और थर्मोस अर्थात ताप। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस में, ठीक है। कभी हाइड्रोजन दे देगा, कभी सीएनजी दे देगा, तो इन सबसे तो ज़्यादा न्यूनतम यही है, हाइड्रोजन। तो दिए गए जितने भी विकल्प हैं ऊपर, उसमें जो हाइड्रोजन है सबसे न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। कार्बन फुटप्रिंट से तात्पर्य किसी एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन से है। कार्बन फुटप्रिंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का ही अंश है क्या? बिल्कुल, कार्बन फुटप्रिंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का ही अंश है, सी है इसका आंसर। तो कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ है एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किसी, ठीक है, उत्पाद द्वारा किया गया कुल कार्बन उत्सर्जन। देखिए यह उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के रूप में होता है। कार्बन फुटप्रिंट का नाम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट विमर्श से निकला है। यह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का ही अंश है। कार्बन फुटप्रिंट को कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम उत्सर्जन में मापा जाता है, ठीक है। ऐसे देश या किसी देश के द्वारा निर्धारित कार्बन उत्सर्जन या फुटप्रिंट की अधिकतम मात्रा में कटौती करने पर उसे कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। नंबर 9 है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई कब? कब हुई थी? 2008 में। तो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना या कार्य योजना 2008 में प्रकाशित हुई थी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है, पता होना चाहिए आपको। जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन नहीं है। इसके अलावा ओजोन से बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं विद्यार्थी, ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। इसका छनन कौन करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हनन, छनन, कुछ भी कर लो, ठीक है। और इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन आए तो ऑक्सीजन भी नहीं है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आए तो है। कार्बन मोनोऑक्साइड आए तो वो वायु प्रदूषक है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो उपरोक्त दिए गए विकल्पों में जो है नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। एक ट्रिक है, वो ट्रिक है ओ मीना का जलवा, ठीक है, ओ मीना का जलवा। तो ओ से हो गया ओजोन, मी से हो गया मीथेन, ना से हो गया नाइट्रस ऑक्साइड। ये काम है, दो निकलेंगे, एक निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और दूसरा निकलेगा CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जलवा से हो गया जलवाष्प, ठीक है। ट्रिक इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकलकर पौधों एवं मिट्टी में संग्रहित होता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकलकर पौधों और मिट्टी में संग्रहित होता है उसको बोलते हैं ग्रीन कार्बन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, अब ये करेगा कौन प्रकाश संश्लेषण? पौधे, ठीक है। वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकलकर पौधे और मिट्टी में संग्रहित होता है उसको बोलते हैं ग्रीन कार्बन। 12वां प्रश्न है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, या सौर विकिरण के परावैंगनी अंश को अवशोषित करती है, या वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है, या फिर सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है? बिल्कुल डी हो जाएगा इसका आंसर, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है।
तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मात्रा से जो है वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, परिवेशीय वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। जलवाष्प है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, कालिक कालिक उपरोक्त में से कौन से या सा वातावरण तापमान में योगदान करता है? जलवाष्प तो कर ही रही है, कालिक भी करती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी करती है। डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सभी जो है वातावरण तापमान में योगदान करते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो काला कार्बन अथवा कालिक, ठीक है, सूट, काला कार्बन बोलते हैं कालिक को। काला कार्बन अथवा कालिक जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है? सूर्य के प्रकाश का सीधे अवशोषण करके, हिम तथा बर्फ पर जमाव द्वारा एल्बिडो को कम करके, बादलों के साथ अंतःक्रिया करके। तीनों, डी है इसका आंसर। तो काला कार्बन अथवा जो कालिक है उपरोक्त दिए गए सभी के द्वारा जलवायु को प्रभावित करता है। पढ़ लीजिएगा एक बार और। प्रश्न क्रमांक संख्या 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाव मेघ विरल तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? बताइए किस लिए? कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, या पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, या भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। किस लिए? पक्षाव विरल, ठीक है, पक्षाव मेघ विरल टेक्निक और समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण का उपयोग क्यों किया जाता है? भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होगा, ए मत लगा देना इस तरह का प्रश्न आए तो, ठीक है। और ये सी डी बी सी का तो हटा ही दीजिए। तो भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव को घटाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कुछ वैज्ञानिक पक्षाव मेघ विरल तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं, ठीक है। तो 15 प्रश्न थे ये। इनकी प्रैक्टिस जो है एक बार तो कर ही लीजिएगा, ज्योग्राफी के थे, और कुछ इसमें प्रश्न एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड। चलिए, धन्यवाद।